दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि भाई बताओ भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत कौन सी थी, तो यकीनी तौर पर आप सभी लोगों का जवाब होगा मुगल सल्तनत। क्योंकि इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जितने बड़े इलाके पर मुगल सल्तनत ने राज किया था, इतने बड़े इलाके पर भारत के इतिहास में पहले कभी भी कोई राज नहीं कर सका था। बात करें अब अगर मुगल एम्पायर के मैप के बारे में, यानी इसकी सरहदों के बारे में, तो जहां एक तरफ इस सल्तनत का बॉर्डर ईरान की सल्तनत से जाकर मिलता था, तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार से जाकर मिलता था। साउथ इंडिया में भी आखिरकार मुगल एम्पायर ने बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में एक छोटी सी पट्टी को छोड़कर लगभग पूरे ही इलाके पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था, यानी पूरे ही भारत पर मुगलों का राज था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया को यूनाइट करने का क्रेडिट भी मुगलों को ही दिया जाता है, क्योंकि उससे पहले ये इंडिया हुआ ही नहीं करता था कि जिसको आज के दौर में हम लोग मैप में देखते हैं, बल्कि इंडिया का ये पूरा इलाका छोटी छोटी रियासतों और सल्तनतों में बटा हुआ था, जिसको छोटे छोटे राजा, महाराजा और सूबेदार चलाया करते थे। बात चाहे एरिया की हो, ताकत की हो, अमीरी की हो, हर मामले में ना तो भारत के इलाके में और ना ही दुनिया के दूसरे इलाकों में मुगल एम्पायर को कोई टक्कर देने वाला था। क्योंकि एरिया के मामले में भी उस दौर में मुगल एम्पायर की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में की जाती थी, तो वहीं अमीरी का हाल तो ये था कि दुनिया की पूरी जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर का 22% का शेयर मौजूद था। यानी दोस्तों, आसान लफ्जों में आप ये समझिए कि अगर दुनिया में 100 रुपए का माल मौजूद है, तो उसमें से 1/4 यानी 22 से 25% तो सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर के पास मौजूद था। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मुगल एम्पायर कितना ज्यादा अमीर हुआ करता था। और इस अमीरी और बेपनाह ताकत का ही नतीजा था कि उस दौर में हमारे इलाके में जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें और सल्तनतें हुआ करती थीं, वो मुगल एम्पायर से जंग करना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोचकर भी घबराया करती थीं। मगर दोस्तों, जब कभी भी आप लोग मुगल सल्तनत के पूरे इतिहास को पढ़ते होगे, तो एक सवाल आप लोगों के दिमाग में हमेशा जरूर आता होगा, और वो सवाल होगा नेपाल देश से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने भारत के पूरे इलाके पर लगभग 300 साल राज किया, और इस पूरे दौर में मुगलों के बादशाह कभी भी खामोश नहीं बैठे। या तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने इलाकों को बचाने में गुजारी, या फिर अपनी सल्तनत में और भी ज्यादा से ज्यादा इलाका जोड़ने के लिए गुजारी। खास तौर से अगर बात कर लें मुगल सल्तनत के छठे और आखिरी ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर के बारे में, तो उस इंसान को तो इस चीज का मास्टर माना जाता था। यही वजह है कि मुगल सल्तनत अपने पीक पॉइंट पर भी छठे बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर के दौर में ही पहुंची थी। जितनी बड़ी सरहदें मुगल एम्पायर की औरंगजेब आलमगीर के दौर में थी, इतनी बड़ी सरहदें ना तो उससे पहले थीं और न ही कभी उससे बाद में हो सकी थी। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी मुगल सल्तनत ना तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में और न ही किसी दूसरे बादशाह के दौर में नेपाल देश को जीत पाई थी। आगरा और दिल्ली जैसे शहर के जो किसी दौर में मुगलों की राजधानी हुआ करते थे, उन शहरों से हजारों किलोमीटर दूर तक तो मुगलों का राज हुआ करता था, मगर उन शहर से बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर पर मौजूद नेपाल देश पर उन लोगों का राज नहीं हुआ करता था। तो अब सवाल ये है कि आखिर पूरे देश पर राज करने वाले ये मुगल कभी नेपाल देश को क्यों नहीं जीत सके थे। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि इनके बाद आने वाले अंग्रेज कि जिनकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, वो भी लाख कोशिशों के बावजूद नेपाल पर कब्जा नहीं कर सके थे। तो अब सवाल ये है कि नेपाल के पास ऐसी कौन सी बड़ी ताकत मौजूद थी, नेपाल की ताकत का वो कौन सा राज था कि जिसकी वजह से उसने न सिर्फ मुगलों को रोक कर रखा, बल्कि अंग्रेज भी लाख कोशिशों के बावजूद भी उस पर कब्जा नहीं कर सके थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नेपाल की ताकत और नेपाल के इतिहास से जुड़े उन सभी राजों से पर्दा उठाएंगे कि जिनके बलबूते पर नेपाल न सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतों से हमेशा बचा रहा, बल्कि वो दुनिया में कभी भी किसी का गुलाम भी नहीं बना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल ये कहना कि मुगल कभी नेपाल देश को नहीं जीत सके, ये दरअसल इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुगलों ने तो कभी नेपाल पर कब्जा करने की यानी नेपाल को जीतने की कोशिश की ही नहीं थी। और मुगलों के ऐसा करने के पीछे बहुत सारी वजह थी, और उसमें से सबसे पहली वजह नेपाल की लोकेशन थी। मुगल बादशाह अच्छी तरह से जानते थे कि नेपाल जिस जगह पर मौजूद है, यानी जो उसकी कठिन लोकेशन है, उसके एंगल से उसको जीत पाना एक मुश्किल काम है। दुनिया के जो 10 सबसे बड़े पर्वत हैं, उनमें से 8 तो सिर्फ और सिर्फ नेपाल के ही अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मुगल सल्तनत थी, उस दौर में उसके ज्यादातर फौजी घोड़ा, हाथी और ऊंट का इस्तेमाल किया करते थे। इवन घोड़ा और हाथी तो उनकी फौज की सबसे बड़ी ताकत भी माने जाते थे। और हम सभी जानते हैं कि इन जानवरों को हिमालय के इलाके से गुजारना एक नामुमकिन जैसा काम था, क्योंकि इतिहास में जब कभी भी किसी हुक्मरान ने घोड़े, हाथी को पहाड़ों और इस जैसे इलाकों से गुजारने की कोशिश की है, तो उसको सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं मिला है, क्योंकि ज्यादातर जानवर उस इलाके में जाकर दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा मुगल सेना के जो
सिपाही हुआ करते थे वो भी जिस तरह के मौसम के आदी थे वो दरअसल नेपाल के हिमालय के इलाके से बिल्कुल अपोजिट था। इसीलिए मुगल जानते थे कि उनकी फौज भी हिमालय के ठंडे इलाके में ज़्यादा लंबा वक्त नहीं गुजार सकेगी। इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर भी मुगलों के पास एक और बड़ी वजह मौजूद थी और वो बड़ी वजह थी नेपाल पर कब्जे का अनबेनिफिशियल होना। यानी मुगलों के लिए नेपाल को जीतना एक फ़ायदे का सौदा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि मुगल अच्छी तरह से जानते थे कि जिस मुश्किल लोकेशन पर नेपाल देश मौजूद है तो उसको हासिल करने के लिए उनके पास से जो टाइम, मनी और एनर्जी जाएगी उसका आधा भी उनको वापस नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि नेपाल एक गरीब देश था, बल्कि नेपाल की राजधानी तो अच्छी खासी अमीर हुआ करती थी। मगर क्योंकि दूसरी तरफ मुगल भी उस दौर में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत के तौर पर देखे जाते थे और दुनिया के दूसरे अक्लमंद हुक्मरानों की तरह जब भी वो किसी नए इलाके को अपनी सल्तनत में मिलाने का इरादा करते थे तो हमेशा फ़ायदे का सौदा देखा करते थे। अब जाहिर है जहाँ पर उनको फ़ायदा ना हो बल्कि उल्टा अपने पास से देना पड़े तो वो ऐसा काम कभी ना करते, वो भी बावजूद इसके कि मुश्किल लोकेशन की वजह से हार का रिस्क भी हमेशा बना रहता। इसके अलावा दोस्तों अगर ये मान भी लिया जाए कि मुगल कभी नेपाल को जीत लेते और नेपाल पर कब्जा कर लेते, तब भी नेपाल को जीतने के बाद उसको मैनेज करना और नेपाल पर शासन करना मुगलों के लिए बहुत मुश्किल काम होता और ये बात मुगल पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे। वो इसलिए क्योंकि नेपाल के ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे और वो भी झुंड बनाकर रहा करते थे। तो अगर कभी भी ये लोग मुगलों के खिलाफ बगावत करते तो मुगलों के लिए इस बगावत को दबाने के लिए अपनी फौज को अपनी राजधानी से नेपाल की तरफ भेजना इतना आसान न होता जितना आसान दूसरे इलाकों में भेजना होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेपाल का रास्ता आगरा और दिल्ली से दूर भले ही नहीं था मगर मुश्किलों से भरा हुआ था, जिस रास्ते को फौज की तरफ से पार करने में न सिर्फ हद से ज्यादा मालो दौलत की जरूरत होती बल्कि बहुत सारी जानें भी गंवानी पड़ती। यानी दोस्तों मुगलों को नेपाल को मैनेज करने में जितना पैसा, जितनी एनर्जी और जितना टाइम लगाना पड़ता उसका आधा भी उनको वापस नहीं मिलता। इसके अलावा भी इस मैटर पर अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई तो कहता है कि क्योंकि नेपाल के इलाके पर गोरखा लोगों का राज था तो इसीलिए मुगलों ने उनके डर की वजह से कभी भी नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि पूरे भारत पर राज करने वाले मुगलों के बारे में ये कहना कि वो गोरखा लोगों से डरा करते थे ये सिवाय एक मजाक के कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि नेपाल के पास तो कोई ऐसा साधन या फिर कोई ऐसी कीमती चीज़ मौजूद ही नहीं थी कि जिसकी वजह से मुगल कभी भी नेपाल के इलाके पर राज करने के बारे में सोचते भी। बात करें अब अगर ब्रिटिश एम्पायर की यानी अंग्रेजों की, तो हाँ अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। इन दोनों के बीच तो 1814 से लेकर 1816 के बीच एक जंग भी लड़ी गई थी, जिस जंग को आमतौर पर हम लोग एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जानते हैं। इस जंग में आखिर में जाकर ब्रिटिश एम्पायर की जीत हो गई थी और उस जीत की वजह से अंग्रेजों के कब्जे में नेपाल का कुछ हिस्सा भी आ गया था। मगर उस छोटे से हिस्से के अलावा अंग्रेजों ने भी बाद में बचे हुए नेपाल के किसी भी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी और इस तरह से नेपाल इतिहास में हमेशा अपने पास में मौजूद बड़ी बड़ी ताकतों से बचा रहा था। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।